नमस्ते, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी प्यारे भाई एकदम बढ़िया होंगे और एकदम बढ़िया होंगे तो ज़बरदस्त और शानदार भी होंगे। तो सभी प्यारे बच्चे आ जाएँगे, क्लास के साथ जुड़ जाएँगे। क्लास को कर रहे हैं हम लोग शुरू। तो नमस्ते, नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को। सभी प्यारे बच्चे बेहतरीन हैं और बहुत अच्छे से आपकी चल रही है पढ़ाई। तो नमस्कार भई, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत और सभी बच्चों को गुड इवनिंग। गुड नाइट तो अभी नहीं हुई है। गुड नाइट हम बोलेंगे रात को 9 बजे जब हमारी दूसरे बैच में क्लास चलेगी। ठीक है, तो आ जाएं जल्दी से सभी बच्चे और क्लास को कर रहे हैं हम शुरू। क्लास ऑलमोस्ट शुरू हो ही गई है। आपके कमेंट्स में कर देती हूँ थोड़ा सा बड़ा, जिससे मुझे आप सभी के कमेंट्स जो हैं वो दिखाई दे जाए। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ भाई, आप लोग सभी बढ़िया होंगे। गुड इवनिंग सभी को, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा और बहुत बढ़िया सभी के कमेंट चल रहे हैं। तो चलिए भाई क्लास को करते हैं शुरू। चलिए आ जाइए। हाँ, तबीयत ठीक है बेटा? तबीयत ठीक है, तबीयत में तो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। तो टॉपिक हम लोगों का चल रहा था प्लांट मॉर्फोलॉजी। आप लोग टॉपिक डालेंगे प्लांट मॉर्फोलॉजी। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, जिसको बोलते हैं पादप आकारिकी। पादप आकारिकी हम लोग पढ़ रहे थे। पादप आकारिकी, जिसमें मैंने आपको जड़ और तने के बारे में और फूल के बारे में पिछली क्लास में बता दिया था। हमने बात करी थी जड़ के बारे में, जो पौधों को सहारा देती हैं। मूली, गाजर, चुकंदर, ये सब जड़ों के एग्जाम्पल थे। फिर हमने बात करी थी तने के बारे में। तो तने पर ही पर्व और पर्व संधियां पाई जाती हैं। आपने पढ़ा था पिछली क्लास में ये सारी चीजें। और जो तना होता है, इसके उदाहरण थे आलू, ठीक है, आपने पढ़ा था अदरक, हल्दी, अरवी और बेटा प्याज और लहसुन। ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं? तने की कैटेगरी में। हमने फूल के बारे में बात करी थी कि एक फूल जो है किसी भी पौधे का प्रजनन अंग होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। और फूल के अंदर जो मादा अंग होता है उसको पिस्टिल और जो नर अंग होता है उसको स्टेमन कहते हैं। स्टेमन के अंदर 3 संरचनाएं थी। फिलामेंट था, आपने पढ़ा था। फिर क्या? एंथर और फिर परागकण, पोलन ग्रेन भी उसी के अंदर बन रही थी। तो आपने तीनों संरचनाएं मादा के बारे में भी पढ़ी थी। मादा की तो बेसिकली 4 संरचनाएं हमने पढ़ी थी और 3 संरचनाएं नर के बारे में। मादा की संरचनाएं कौन कौन सी थी बेटा? स्टिग्मा था, स्टाइल था, ओवरी था और ओव्यूल था। ठीक है, तो आ जाओ, अब हम आगे बढ़ेंगे। आज हम बात करने वाले हैं पत्तियों के बारे में। आज हम किसी भी पौधे की पत्तियों के बारे में बात करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे पत्तियां। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे लीव्स के बारे में। तो आ जाएं भाई, लीव्स जो होती हैं, पत्तियां जो है किसी भी पौधे की, वो क्या काम करती हैं? तो भोजन निर्माण का कार्य करती हैं। पेपर में कभी भी पूछेगा कि पौधों में भोजन निर्माण कहाँ होता है, तो आप बताएंगे पत्तियों में होता है। भोजन निर्माण का कार्य करती हैं जो पत्तियां होती हैं। क्लियर भाई? अब आगे बात करेंगे कि मैम पत्तियों का और क्या काम है। तो पहले लिख लो, फूड फॉर्मेशन करती हैं। पत्तियां करती हैं फूड फॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि पत्तियां ही कर रही हैं भोजन निर्माण का कार्य। ठीक है, अब पत्तियां भोजन निर्माण का जो कार्य कर रही हैं वो कैसे कर रही हैं? तो आपको पता है पत्तियों में ही होता है प्रकाश संश्लेषण। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, तो बताना पत्तियों में। तो आप लोग लिखेंगे पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो भाई प्रकाश संश्लेषण क्या है? वो प्रक्रिया जिससे हरे पौधे अपना खाना बनाते हैं, उसी को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, क्लियर? तो फोटोसिंथेसिस लिखेंगे, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन लीव्स। तो जो पत्तियां होती हैं उन्हीं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। एक बार सभी प्यारे दोस्त क्लास के साथ जुड़ेंगे और मैं आप लोगों को फिर से जो हमने चीजें पढ़ी हैं उनको करना हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, बात करेंगे एक बार फिर से। क्लास बिल्कुल लाइव चल रही है, किसी भी तरीके की कोई समस्या, कोई शक ना करें। ठीक है, ये हमारे लिए तौहीन होगी।
तो हमारी तौहीन ना करें, क्लास एकदम लाइव चल रही है, आ जाओ जल्दी से। तो भाई हमने पत्तियों के बारे में आज पढ़ा। पत्तियां क्या करती हैं बेटा? पत्तियां ही खाना बनाती हैं। किसी भी पौधे की पत्तियां ही क्या कर रही होती हैं? खाना बनाने का काम करती हैं। जैसे आपकी मम्मी रसोई में खाना बनाती है, वैसे ही किसी भी पेड़ पर ये जो पत्तियां हैं यही खाना बनाती हैं। ठीक है, तो पत्तियां ही खाना बना रही है, तो किस प्रक्रिया द्वारा बना रही हैं? आप बताएंगे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो भाई प्रकाश संश्लेषण का नाम आपने जरूर सुना है। प्रकाश संश्लेषण वो प्रक्रिया होती है जिससे हरे पौधे अपना खाना बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण पूरे पेड़ में कहाँ हो रहा है? आप बताएंगे पत्तियों में हो रहा है। तो पेपर में पूछा जा सकता है कि एक पेड़ के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? जड़, तना, फूल, पत्ती, ऐसे ऑप्शन आएगा, तो बताना पत्ती में होती है। ठीक है, आ जाओ तीसरा पॉइंट। मैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में आपको बताने वाली हूँ। कई बार फोटोसिंथेटिक रिएक्शन भी आ जाती है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया भी आ जाती है, पेपर में पूछ लेता है कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कौन सी है या क्या है। तो जैसे ही आप एक पौधे को देखोगे, कोई भी पौधा जब धूप में होगा बेटा, सनलाइट में होगा, तो धूप से वो अपना खाना बनाएगा। तो धूप को ट्रैप करने का काम पत्तियां ही करती हैं। सूरज की जो धूप है उसको खींचकर अपने अंदर लेने का काम पत्तियां ही करती हैं। ठीक है, और पत्तियों के अंदर जब धूप और दूसरे पदार्थों का इस्तेमाल कर कर पत्ती अपना खाना बनाएगी, इसी को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो अगर आप लोग बात करोगे कि मैम जो प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, इसमें कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल होती हैं? फोटोसिंथेसिस जो होता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया के अंदर कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को चाहिए बेटा धूप। क्या चाहिए? धूप चाहिए, सनलाइट। ठीक है, तो सनलाइट चाहिए। दूसरी चीज क्या चाहिए प्यारे बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। और तीसरी चीज क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो जब भी पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे तो उनको 3 नहीं 4 चीज चाहिए। एक और क्या? तो लिखेंगे क्लोरोफिल, लिखेंगे क्लोरोफिल। तो पौधे जो होते हैं जब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे तो उनको 4 चीजों की आवश्यकता होती है। ये 4 चीज कौन कौन सी हैं? आप बताएंगे धूप चाहिए, आप बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, आप बताएंगे पानी चाहिए, और चौथी चीज है क्लोरोफिल की आवश्यकता भी होती है। तो ये 4 चीजें हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को चाहिए होती हैं। भाई पानी पौधे कहाँ से लेते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो पौधे पानी ले रहे हैं ये मिट्टी से लेते हैं। पानी कहाँ से ले लेते हैं? मिट्टी से ले लेते हैं, सॉइल से। ठीक है, आपको पूछेगा कि जो पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को कहां से लेते हैं? तो भैया हवा से लेंगे, हवा, एयर से लेंगे। एयर जो चल रही है हवा में है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और सनलाइट यानी कि धूप जो निकलती है वो सूरज से धूप लेते हैं, सनलाइट लेते हैं धूप से। तो पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और धूप कहाँ कहाँ से लेंगे पता चल गया। मैम एक चीज बच गई, क्लोरोफिल। तो मैंने जब आप लोगों को कोशिका वाला चैप्टर पढ़ाया था वहां बताया था कि जो पत्तियां हैं पत्तियों में मिलता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होता है क्लोरोफिल। तो बताया था कि पत्तियों के अंदर ही हरा पदार्थ होता है क्लोरोफिल, तो वो पहले से ही पत्तियों में है। तो क्लोरोफिल जो है वो पहले से ही पत्तियों में रहता है। तो इन सारी चीजों का इस्तेमाल कर कर जो पौधे होते हैं अपना खाना बनाते हैं। तो धूप, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल, इन सब का इस्तेमाल कर कर पौधे अपना खाना बनाते हैं। उसी प्रक्रिया को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो भाई एक 3rd क्लास का बच्चा भी जानता है प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो आपको भी समझ में आ गया कि वो प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना खाना बनाते हैं। इस पॉइंट को तो लिखवाने की जरूरत भी नहीं है ना। अब ये पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है, तो ये सारे मैंने लिख दिया।
अब इनमें से भी दो चीजें ऐसी हैं जो कच्चे पदार्थ के रूप में यूज होती हैं, तो ये कच्चे पदार्थ हैं बेटा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन कौन से कच्चे पदार्थ हैं जो इस्तेमाल होते हैं? तो आप बताएंगे पानी और बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। तो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड है जो रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल होती है। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कच्चे पदार्थ कौन कौन से हैं? तो आप बताकर आएंगे कच्चे पदार्थ होते हैं भाई, आप लोग बताएंगे क्या? पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वॉइस नहीं आ रही है बेटा? वॉइस तो आ रही है, आवाज तो आ रही है, बिल्कुल आ रही है। चलें भाई, हाँ अब आ जाओ, आगे काम करते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया और दिखा देती हूं मैं आपको। तो प्यारे बच्चों, ये होती है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। तो पेपर में ना कई बार प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया भी आ जाती है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, तो ये है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है बेटा ये। ठीक है, तो जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और पानी चाहिए प्यारे बच्चे। ठीक है, और इसमें जो धूप है, सनलाइट, यानी कि जो धूप लेंगे, और जो क्लोरोफिल मैंने बताया था पर्णहरित, ये उत्प्रेरक की तरह काम करता है। ये किसकी तरह काम करेगा? उत्प्रेरक की तरह, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को तेज करने के लिए जरूरी होता है। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेज हो सके इसीलिए क्लोरोफिल और धूप आवश्यक होती है। तो ये उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं, कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन से पदार्थ उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं? तो भाई जो भी इस तीर के निशान के ऊपर हमेशा, जो भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखा होता है ना, वो हमेशा उत्प्रेरक होता है। तो आपको दिख रहा है तीर के निशान के ऊपर लिख रही है धूप और नीचे लिख रहा है क्लोरोफिल। तो धूप और पर्णहरित उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलकर बनाएंगे ग्लूकोज। ये किसका फॉर्मूला है बेटा? ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। इसी ग्लूकोज को पौधे क्या करेंगे? अपने खाने के रूप में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और क्या निकल जाती है? ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? आपको पता है ऑक्सीजन छोड़ते हैं पौधे, उसी ऑक्सीजन को हम लेते हैं। तो ये है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। ठीक है, चले आगे। तो ये अभिक्रिया भी आप लोग याद कर लेंगे। आ जाओ, वो वापस से पत्ती पर चल रहे हैं। प्यारे बच्चों, जो पत्ती होती है ये प्रकाश संश्लेषण करती हैं, और प्रकाश संश्लेषण आपने समझ लिया। तीसरा पॉइंट, प्यारे बच्चे, पत्तियां जो है ना, इनकी सतह पर या पत्तियों को अगर आप उल्टा कर कर देखोगे तो छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तियों पर, जिनको कहते हैं रंध्र। तो लिखेंगे पत्तियों पर छोटे छिद्र पाए जाते हैं। पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें स्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इन्हें? जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। ठीक है, तो पत्तियों की सतह पर या पत्ती पर छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम क्या कहेंगे बेटा? छोटे छोटे छिद्र जो होंगे उनको हम रंध्र कहते हैं। तो पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? जिन्हें हम रंध्र कहते हैं, यानी स्टोमाटा। तो लिखेंगे स्मॉल पोर्स, स्मॉल पोर्स, स्मॉल पोर्स आर प्रेजेंट, आर प्रेजेंट। ठीक है, आर प्रेजेंट ऑन लीव्स, आर प्रेजेंट ऑन लीव्स कॉल्ड स्टोमाटा। तो पत्ती जो होती है, पत्ती पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन्हीं छोटे छोटे छिद्रों को कहा जाता है स्टोमाटा। ठीक है, पेपर में आएगा कि पत्ती पर छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं हम रंध्र या स्टोमाटा। ठीक है, तो आ जाओ एक पत्ती को देखते हैं भाई। तो ये है एक पत्ती, है ना? यह है प्यारे बच्चों एक पत्ती। तो इस पत्ती को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको उल्टा करके देखें तो ऐसे 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 इस पर बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र पाए जाएंगे। इन छिद्रों को ही हम कहते हैं स्टोमाटा या रंध्र। इन छिद्रों को ही कहते हैं हम रंध्र बेटा। क्या कहते हैं? रंध्र, रंध्र कहते हैं, यानी स्टोमाटा। ठीक है, अब मैम ये स्टोमाटा, ये रंध्र जो होते हैं ये काम क्या करते हैं?
ये पत्ती पर काम क्या करते हैं? तो इन्हीं से होता है बेटा गैसों का एक्सचेंज। तो देखो ये पत्ती है और ये पत्ती पर मान लो यहाँ था स्टोमाटा, इसको आपको बड़ा करके दिखा दिया मैंने, है ना। तो ये जो स्टोमाटा होते हैं या ये जो रंध्र होते हैं, ये क्या काम करते हैं आपको पूछेगा पेपर में। तो आप लोग बताकर चलेंगे कि पत्ती पर जो रंध्र है ना, यही करते हैं गैसों का आदान प्रदान। और यहीं से एक और क्रिया होती है जिसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपाइरेशन। तो ये स्टोमाटा है। आइए स्टोमाटा के बारे में लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ तक हमने चीजें पढ़ ली कि पत्ती पर छोटे छोटे छिद्र हैं जिनको स्टोमाटा कहते हैं। अब ये स्टोमाटा क्या करते हैं तो आपको पढ़ना है। तो भाई हेडिंग डालेंगे रंध्र यानी स्टोमाटा। अब ये जो स्टोमाटा होते हैं इनके बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि यहाँ पर ये करते हैं बेटा गैसों का आदान प्रदान। इनके अंदर क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान करते हैं। क्लियर? गैसों का आदान प्रदान करते हैं, आदान प्रदान करेंगे गैसों का। ठीक, चलो लिखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं ये। ठीक है, अब आगे बढ़े हम लोग। अब मैम ये गैसों का आदान प्रदान कर रहे हैं तो ये स्टोमाटा क्या कहलाते हैं? तो बेटा इनको कहते हैं पौधों के फेफड़े। तो लिखना इन्हें पादपों के लंग्स कहते हैं, इन्हें पादपों के फेफड़े कहा जाता है। पादपों के फेफड़े कहते हैं बेटा इन्हें। जैसे तुम्हारे फेफड़े गैसों का आदान प्रदान कर रहे हैं वैसे ही ये भी कर रहे हैं, तो इन्हें कहते हैं पादपों के फेफड़े। तो इनको पादपों के फेफड़े कहते हैं। लंग्स ऑफ द प्लांट है ये। पेपर में पूछेगा कि कौन सी संरचना पौधों के फेफड़े कहलाई जाती है, तो आप बताएंगे ये है स्टोमाटा। लंग्स ऑफ द प्लांट इनको कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे कि मैम स्टोमाटा से और क्या होता है। तो ये जो स्टोमाटा होते हैं ये करते हैं वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। इन्हीं से होती है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं ये। तो ये भी आपको पूछा जाता है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा होती है, तो आप बताएंगे स्टोमाटा के द्वारा होती है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा ट्रांसपायरेशन, प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। लिखोगे प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन टेक प्लेस हेयर। ठीक है, टेक प्लेस हेयर। तो इनके अंदर ही होती है ट्रांसपायरेशन की क्रिया, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। पहले आप लिख ले आराम से, फिर मैं समझा रही हूं आपको। तो एक बार फिर से मैं बता रही हूँ स्टोमाटा क्या करते हैं? गैसों का आदान प्रदान। मैम कैसे करते हैं गैसों का आदान प्रदान? मान लो ये स्टोमाटा है, ठीक है, एक ये स्टोमाटा है, तो इसी स्टोमाटा से तो ऑक्सीजन बाहर निकल कर आएगी पत्तियों से, और पत्तियों में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर जाएगी। तो पौधों के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है और जो ऑक्सीजन बाहर आ रही है वो इन्हीं के द्वारा आती है, स्टोमाटा के द्वारा। यानी यही पौधों में सांस लेने की प्रक्रिया कर रहे हैं, यही पौधों में गैसों का आदान प्रदान कर रहे हैं। अब गैसों का आदान प्रदान कर रहे हैं तो इनको पौधों के फेफड़े कह दिया जाता है ना। अब इन्हीं में होता है वाष्पोत्सर्जन। अब बात ये समझनी है कि मैम वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, ट्रांसपायरेशन क्या होता है। तो बेटा इस शब्द को बड़े ध्यान से देखो, वाष्पो उत्सर्जन। वाष्पो मतलब वाष्प, उत्सर्जन मतलब वाष्प का उत्सर्जन करना। वाष्प क्या होती है बेटा? वेपर क्या होती है? भाप, पानी से ही तो बनती है भाप। तो पौधे जब भी पानी पीते हैं, तो जैसे तुमने पौधों में 1 लोटा पानी डाल दिया, तो पौधे को जो वो 1 लोटा पानी डाला है ना, उसमें से केवल 1 से 2% पानी का ही इस्तेमाल पौधे करेंगे, बाकी वो सारा का सारा पानी पौधे वापस पर्यावरण में छोड़ देते हैं। तो होता क्या है, मान लो ये है पत्ती, मान लो बेटा, मान क्या लो, मैं पत्ती का आपको फोटो जो दिखाती हूँ, पत्ती है हमारे पास। तो बेटा ये है पत्ती, है ना। अब इस पत्ती में भरा हुआ है अंदर पानी, ठीक है। मान लो ये जड़ है यहाँ पर, तो जड़ में पानी था। अब जड़ में जितना पानी था उस पूरे पानी को पत्ती ने अपने अंदर ले तो लिया, लेकिन उसमें से केवल 1 से 2% पानी का इस्तेमाल खाना बनाने में करा। तो पौधे जो भी पानी पीते हैं
पौधे जो भी पानी पीते हैं उसमें से 1 से 2% पानी का ही यूज करते हैं पौधे। 1 से 2% पानी का यूज करते हैं। मैम बाकी का पानी वो कहाँ ले जाते हैं? तो बाकी का पानी इन छोटे छोटे छिद्रों से वाष्प के रूप में वापस एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। तुम कभी देखना, तुम्हारे घर में अगर कोई पौधा है ना, उस पौधे को पॉलीथीन से बांध देना रात को, और सुबह उठोगे तो उस पॉलीथीन में तुम्हें पानी की बूंदें मिलेंगी। वो पानी की बूंदें कहाँ से आई? वो पानी की बूंदें उस पौधे ने छोड़ी हैं। कैसे छोड़ी है? उस पौधे के अंदर जितना अतिरिक्त पानी था उस पानी को उसने इवेपोरेट कर दिया, वाष्प के रूप में छोड़ दिया, और वही वाष्प की बूंदें पॉलीथीन पर जम जाएंगी। देखते हो ना रात को ओस वगैरह जो आप पढ़ती है, तो किसी भी पौधे को रात को पॉलीथीन में बंद करना, पौधे गमले के अंदर ही, सुबह उस गमले में तुम्हें पानी, उस पॉलीथीन में पानी मिलता है। तो वो पानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा आया। तो कभी भी पूछेगा वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, तो वाष्पोत्सर्जन एक प्रक्रिया है जिसमें पौधे क्या करते हैं, पौधे अतिरिक्त जल का उत्सर्जन कर देते हैं वाष्प के रूप में। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। तो पौधों द्वारा अतिरिक्त जल का, अतिरिक्त पौधों में जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है, अतिरिक्त जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन, वाष्प के रूप में उत्सर्जन, यही होता है बेटा वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो पौधों के द्वारा अतिरिक्त जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन करना, यही होता है वाष्पोत्सर्जन। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। तो लिख सकते हो एक्सक्रीशन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, एक्सक्रीशन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। एक्स्ट्रा वाटर मतलब जो पौधे के यूज का नहीं है, एक्स्ट्रा वाटर। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेपर, इन द फॉर्म ऑफ वेपर, इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है बेटा? पौधों के द्वारा वाष्प के रूप में अतिरिक्त जल का उत्सर्जन, यही होता है वाष्पोत्सर्जन। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो पौधों में जितना अतिरिक्त पानी है उसको वो पौधे पत्तियों के अंदर जो स्टोमाटा है उन्हीं से बाहर भी निकाल देते हैं। तो स्टोमाटा से ही एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल रहा है और स्टोमाटा से ही गैसों का भी आदान प्रदान हो रहा है। आ गई बात समझ में? बताओ जल्दी से। बहुत तेज बारिश हो रही है तो भाई मजा लो बारिश का। ठीक है, अच्छा भाई, बहुत बढ़िया शालू प्यारे बच्चे, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है मैम, वो वाटर ड्रिंकिंग में यूज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। जो हमारे जंतु होते हैं, जानवर, वो सुबह सुबह पत्तियों का ही तो वो पानी पीते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गई ना बातें? तो ये काम होते हैं भाई स्टोमाटा के। अब ये जो स्टोमाटा है मैम, छिद्र है। अब छिद्र तो खुलते भी हैं, बंद भी होते हैं। स्टोमाटा के जैसे छिद्र तुम्हारी त्वचा पर भी हैं, तुम्हारी बॉडी पर भी हैं। पोर्स बोलते हैं ना, ओपन पोर्स हो गए, ज्यादा ज्यादा मोटे मोटे छेद दिखने लग जाते हैं। वैसे आपकी त्वचा भी सांस लेती है, वैसे ही पौधे की पत्तियां भी सांस लेती हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको पूछेगा कि ये स्टोमाटा कब खुलते हैं और कब बंद होते हैं। तो स्टोमाटा खुलते हैं बेटा दिन में और रात में बंद हो जाते हैं। तो स्टोमाटा की ओपनिंग और क्लोजिंग किस पर डिपेंड करती है? जब स्टोमाटा, ये जो रंध्र होते हैं, जब ये ओपन होते हैं, जब ये खुलते हैं, तो कौन इनको खोलता है? ठीक है, और जब ये क्लोज्ड होते हैं, जब ये बंद होते हैं, तो कौन इनको बंद करता है? तो स्टोमाटा का खुलना और बंद होना कौन सी कोशिकाओं पर निर्भर होता है? पेपर में क्वेश्चन बना था बेटा। तो स्टोमाटा को खोलना और बंद करना ये जिम्मेदारी होती है गार्ड सेल पर। किस पे बेटा? गार्ड सेल पर होती है ये जिम्मेदारी। ये जिम्मेदारी होती है रक्षी कोशिकाओं के ऊपर। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं इनके अंदर। तो बेटा इनमें रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं, गार्ड सेल। ये गार्ड सेल जो होती हैं यही स्टोमाटा को खोलती हैं और बंद करती हैं। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि स्टोमाटा का खुलना और बंद होने की प्रक्रिया कौन सी कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित होती है, या कौन सी कोशिकाएं स्टोमाटा को खोलती हैं और बंद करती हैं। तो आप आंसर करके आओगे गार्ड सेल या रक्षी कोशिकाएं, ये स्टोमाटा को खोलती हैं और बंद करती हैं। हाँ जी प्यारे बच्चे, हमने सिपाही मूवी देख ली है। ठीक है, देख लिया मैंने। तो समझ में आ गई बात? क्लियर? तो ये भी आप लोगों को एक पॉइंट था जो स्टोमाटा के बारे में याद करना था।
क्लियर। और स्टोमाटा कब खुलते हैं, तो कभी आपको पूछ ले कब खुलते हैं स्टोमाटा, तो स्टोमाटा खुलते हैं दिन के समय, डे में, जब दिन होगा, ठीक है। और मैम कब बंद होते हैं, तो ये बंद होते हैं रात के समय। जब रात होती है, नाइट होती है, तो ये स्टोमाटा बंद हो जाते हैं, क्योंकि रात में तो प्रकाश संश्लेषण ऑलमोस्ट बंद हो जाता है। ठीक, चलो आ जाओ, अब हम चलते हैं पत्ती के बारे में। हमने इतनी बातें कर ली हैं। एक और चीज याद रखना भाई, मान लो ये तना है और तने से ये लगी हुई है पत्ती, तो तने से पत्ती को जोड़ने वाली संरचना को कहते हैं पेटियोल। क्या कहते हैं, पेटियोल। तो आपको पेपर में पूछ सकता है कि वो संरचना कौन सी है जो तने से पत्ती को जोड़ती है, तो तने से पत्ती को जोड़ने वाली संरचना है पेटियोल, इसको कहते हैं पेटियोल। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो ध्यान से सुनना, देखो इधर, मान लो ये कोई पत्ती, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, ये एक तना है, इससे एक पत्ती लगी हुई है इस तरीके से, ये जो संरचना है ये, ठीक है। अब यहां से ऐसे पत्ती लगी हुई है, ये रही पत्ती, तो ये जो संरचना है इसको कहेंगे पेटियोल, इसको कहेंगे हम पेटियोल। तो पेटियोल एक ऐसी संरचना है जो तने से पत्ती को जोड़ने का काम करती है, ठीक है। अब पत्ती के बीच में तुम देखते हो एक संरचना जाती है ऐसे बीचों बीच, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मिड रिब, इसको कहा जाता है मिड रिब। यानी ये पत्ती की क्या है बेटा, मिड रिब है, मध्य रिब इसको कहा जाता है, मध्य रिब है ये पत्ती की। मध्य रिब मतलब जैसे तुम्हारे शरीर में रीढ़ की हड्डी है और तुम रीढ़ की हड्डी की वजह से सीधे खड़े हो, वैसे एक पत्ती जो सीधी खड़ी है वो इसी की वजह से खड़ी है। अगर ये टूट गई ना बीच में से, पत्ती भी मुड़ जाएगी, पत्ती भी नीचे गिर जाएगी, ठीक है। तो ये पत्ती की मिड रिब होती है। अब पत्ती की मिड रिब के साइड में ऐसे ऐसे आप देखते हो, ऐसे ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी संरचनाएं निकली रहती हैं। इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं वेन, इनको कहा जाता है शिरा, इनको कहा जाता है शिरा। और ये पत्ती में पोषक पदार्थ ले जाती है, ये पत्ती के अंदर क्या लेकर जाती है, पोषक पदार्थ। तो पत्ती के अंदर जो न्यूट्रिएंट पहुंच रहे हैं, पत्ती के अंदर जो पोषक पदार्थों की सप्लाई हो रही है, वो किसके द्वारा हो रही है, आप बताएंगे शिरा के द्वारा। तो छोटी छोटी शिराएं पत्ती के अंदर होती हैं, यही पोषक पदार्थों को पूरी पत्ती में ले जाने का काम करती हैं। तो ये जो शिराएं होती हैं ये क्या काम करती हैं, पोषक पदार्थ पहुंचाती हैं पत्ती में, पोषक पदार्थ को पहुंचाना, ठीक है। इनका क्या काम होता है, पोषक पदार्थों को पहुंचाना, क्लियर। न्यूट्रिएंट सप्लाई करती हैं ये जो शिराएं होती हैं। तो इतनी चीजें पत्ती के बारे में कर लेना तुम याद, है ना। अब चलो आ जाओ दूसरी संरचना पढ़ते हैं। तो भाई अब दूसरी संरचना पढ़ेंगे फल। तो अब लास्ट भाग बेसिकली फल, जिसको बोलते हैं फ्रूट। तो भाई एक पौधे के अंदर हमें फ्रूट भी देखने को मिलते हैं, फल। अच्छा, पेपर में क्वेश्चन आएगा कि फल का निर्माण एक फूल के किस भाग से होता है। देखो, जब कोई पेड़ पर फल लगने वाले होते हैं ना, तो सबसे पहले उस पर फूल आते हैं बेटा, ठीक है। मैम जब पौधों का पतझड़ होता है तो आपने खाना कैसे बनाते हैं बेटा, पतझड़ के दौरान जो पौधे होते हैं अपने अंदर स्टोर किए हुए खाने का इस्तेमाल करते हैं। स्टोर करा हुआ खाना स्टार्च होता है पौधों के अंदर। मैंने आपको जब कोशिका वाला वो न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट का पॉलीसेकेराइड वाला चैप्टर पढ़ाया था, तो वहां बताया था कि स्टार्च होता है पादपों में संचित भोजन और हमारे अंदर होता है ग्लाइकोजन, ठीक है। चलो ठीक है, चलो चले आगे। अब देखो, अब हम बात करते हैं फल, फ्रूट। फ्रूट की अगर हम लोग बात करेंगे तो भाई ये कहाँ से बनता है, तो ये फूल के किस भाग से बनता है, तो बताएंगे फूल के अंडाशय रूपांतरण से, अंडाशय रूपांतरण से बनता है ये, ठीक है। फूल के अंडाशय रूपांतरण से, अरे यार, फूल के अंडाशय रूपांतरण से बनता है प्यारे बच्चे, क्या आप लोग बताकर चलेंगे, फल। तो आपको पूछेगा कि फल का निर्माण किससे होता है, आप बताएंगे फूल के अंडाशय रूपांतरण से बनता है जो फल होता है। मॉडिफिकेशन ऑफ ओवरी, मॉडिफिकेशन ऑफ ओवरी, भाई ओवरी मॉडिफिकेशन से बनता है ये, मॉडिफिकेशन ऑफ ओवरी।
यानी कि मैंने आपको पढ़ाया था ना फूल, तो जब आपने फूल का एक मादा भाग देखा था ऐसे करके जो मादा भाग आपने देखा था, तो ये वाला भाग था ओवरी। इसी वाले भाग से बनता है फल। ये वाला जो नीचे की तरफ चौड़ा भाग था इसको कहते हैं ओवरी। इसी वाले भाग के मॉडिफिकेशन से बनता है फल। और फल जो होता है बेटा, इसके अंदर जब बीज बनेगा वो किससे बनेगा? तो फल में जो बीज होता है, जैसे आप एप्पल खाते हो, एप्पल में बीज होता है, तो फल के अंदर जो बीज का निर्माण होता है वो बीजांड रूपांतरण से बनता है। तो फल के अंदर जो बीज है बीजांड रूपांतरण से बनता है। ठीक है, तो ये भी आपको पूछेगा कि किसके रूपांतरण से फल में बीज बनता है। आप बताओगे ओव्यूल मॉडिफिकेशन से। ओव्यूल मॉडिफिकेशन होता है, तो ओव्यूल मॉडिफिकेशन से बनता है बीज। अब मैम ओव्यूल कहाँ होता है? तो इसी के अंदर मैंने बताई थी एक और संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं ओव्यूल, यानी कि बीजांड। ठीक है, तो बीजांड बनाता है बीज, और ओवरी यानी अंडाशय बनाता है फल। मान लो ये एक फल है, ये एक सेब है, तो ये जो सेब बना है ये बना है ओवरी के मॉडिफिकेशन से, अंडाशय से बना ये पूरा का पूरा सेब जो है। ठीक है, और इसके अंदर ये जो बीज रखे हुए होते हैं, ये जो इसके अंदर बीज है, ये बीज किससे बने हैं? तो ये बीज बने हैं बीजांड के रूपांतरण से। समझ में आ गई बात? तो पूरा का पूरा फल बनता है ओवरी मॉडिफिकेशन से, और बीज बनते हैं बीजांड के रूपांतरण से। अब अगर एक फल को देखते हो आप लोग, तो एक फल से संबंधित कई संरचनाएं हैं जो आपको समझनी है बेटा। एक फल से संबंधित कई संरचनाएं हैं जो आपको समझनी है। जैसे कि मैं आपको एक फल का फोटो दिखाती हूँ, तो देखो ये है एक फ्रूट का फोटो। आम ही मैंने लिया, जैसे कि आप आम खाते हो। अब भाई आम हम खाते हैं क्योंकि गर्मी आ रही है, गर्मियों का पॉपुलर फ्रूट है मैंगो जो होता है। तो जब आप आम को खाते हो तो सबसे बाहर की तरफ तुम्हें छिलका नजर आता है। भाई मान लो ये छिलका है, पीले रंग से बनाऊंगी तो पीला रंग तुम्हें दिखेगा ही नहीं, इसीलिए मैंने बना दिया ये सबसे बाहर वाला हिस्सा, ये है छिलका। तो किसी भी फल के छिलके को कहते हैं एपीकार्प। क्या कहते हैं बेटा? एपीकार्प। एपीकार्प जो है किसी भी फल का छिलका होता है, तो ये है छिलका। जो किसी भी फल का छिलका है उसको कहा जाता है एपीकार्प। ठीक है, फिर अंदर से निकलता है गूदा जिसको तुम खाते हो, तो इसको कहते हैं मीजोकार्प। पेपर में क्वेश्चन आएगा किसी भी फल का खाने वाला भाग क्या है, तो इसको बोलते हैं मध्य फल भित्ति। इसको बोलते हैं मध्य फल भित्ति, यानी कि मीजोकार्प। मीजोकार्प तो लिखा हुआ है इंग्लिश में, इसी को हम खाते हैं बेटा। तो ये है खाने वाला भाग। ठीक है, ये होता है खाने वाला भाग। यही है एडिएबल पार्ट, देखो लिखा हुआ भी है एडिएबल पार्ट है। तो किसी भी फल को देखोगे जो उसके ऊपर छिलका है उसको कहते हैं एपीकार्प। फिर छिलके के अंदर से निकलेगा गूदा, उसको हम खाते हैं, उसको कहते हैं मध्य फलभित्ति, यानी कि खाने वाला भाग, है ना। और अंदर की तरफ से निकलती है फिर गुठली। भाई ये सबसे अंदर की तरफ आम में देखते हो ना, ऐसे करके एक बड़ी गुठली निकलती है, ये तो ये होती है एंडोकार्प। एंडोकार्प क्या है? ये है अंतः भाग, किसी भी फल का अंतः भाग, यानी इनर पार्ट। किसी भी फल का इनर भाग है अंतः भाग, जिसको कहते हैं एंडोकार्प। अब एंडोकार्प को हटाएंगे तो अंदर एक और गुठली निकलती है बेटा, एक और गुठली निकलेगी, इसको कहते हैं बीज। तो ये है बेसिकली बीज जो मैंने बनाया हुआ है रेड कलर से, ये है भाई बीज। अब इस बीज के कौन कौन से हिस्से हैं ये भी आपको पूछ लेगा, अभी बताऊंगी, पहले आप लोग समझो बहुत अच्छे से। भाई सबसे ऊपर वाला हिस्सा एपीकार्प है, बीच वाला हिस्सा मध्य फलभित्ति है यानी मीजोकार्प है, खाने वाला भाग, और उससे भी नीचे है एंडोकार्प। तो पेरिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, इन सबको मिलाकर ये एपीकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, इन सबको मिलाकर बोला जाता है पेरिकार्प। तो पेरिकार्प क्या होता है? आप कहेंगे किसी भी फल के अंदर एपीकार्प, मीजोकार्प और ये एंडोकार्प, इन तीनों संरचनाओं को मिलाकर बनता है पेरिकार्प। समझ में आ गई बात? बताओ, समझ में आ गई बात भाई? जल्दी से बोलो। ठीक है शिवानी जी, प्यारे बच्चे, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद।
फिर से बताएं मैम? बेटा मैं बार बार 2-2 बार 3-3 4-4 बार बता रही हूँ पहले ही चीजों को। तो हमने क्या बात करी है कि एपिकार्प क्या है? एपी का मतलब होता है ऊपर, सबसे ऊपर। तो जैसे आपने सेब खाया, उसका लाल लाल छिलका उतार रहे हो, वो एपिकार्प है। सेब को छीलने के बाद अंदर से सफेद सफेद निकलता है गूदा, उसको तुम खाते हो, वो है मीजोकार्प। तो मीजोकार्प हुआ खाने वाला भाग। और फिर जब पूरा सेब खाते हो तो अंदर देखा है एक सेक्शन सा निकलता है जिसमें बीज होते हैं, तो उस सेक्शन को जिसके अंदर बीज है उसे कहते हो एंडोकार्प। ठीक है, तो ये सबसे अंदर का भाग होता है किसी भी फल का। अब बीज की बारी आती है, तो फल के अंदर से निकलते हैं बीज। तो ये तीनों संरचनाएं बेटा बीज की हैं। ये तीनों संरचनाएं बीज की हैं। एम्ब्रियो यानी एक बीज से संबंधित है एम्ब्रियो। अगर मैं एक बीज की बात करती हूँ, एक सीड की बात करती हूँ, तो एक सीड जो है उससे संबंधित कितनी संरचनाएं हैं? तो पहली संरचना है एम्ब्रियो। बेटा एम्ब्रियो को कहते हैं भ्रूण। भ्रूण कहाँ पाया जाता है? बीज में ही होता है। भ्रूण से ही नया पौधा निकलता है। भ्रूण वाले भाग से क्या निकलती है बेटा? सीडलिंग निकलती है। इसी से निकलती है सीडलिंग। सीडलिंग क्या होती है बेटा? अंकुरण। इसी से निकलते हैं अंकुरण। जैसे कि जब तुम किसी छोटे से बीज को मिट्टी में बो दोगे, मान लो ये छोटा सा बीज तुमने मिट्टी में बो दिया, अब ये मिट्टी है, तो थोड़े से दिन बाद आप देखते हो यहाँ से एक छोटा सा क्या निकलता है? पौधा निकलता है। ये है अंकुरण। ये है अंकुरण। जर्मिनेट कर गया ये पौधा, ये है अंकुरण। तो ये जो अंकुरण वाले भाग निकले ये एम्ब्रियो वाले भाग से निकलते हैं, भ्रूण से। ठीक है, समझ में आई बात? चलो आगे बात करते हैं। पहली संरचना तो ये हो गई। दूसरी संरचना थी एंडोस्पर्म। देखो ये रही एक संरचना एंडोस्पर्म, ये रही देखो एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के बारे में भी क्वेश्चन आता है आपको। दूसरी संरचना है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जिसको बोलते हैं भ्रूण पोष, जिसको बोला जाता है भ्रूण पोष, मतलब इसी के अंदर बीज का खाना होता है। भाई बीज को तुमने मिट्टी में डाल दिया, उस बेचारे के पास पत्तियां तो है ही नहीं, फिर वो अपना खाना कैसे बनाएगा? तो बीज के अंदर एक जगह रहती है जिसमें खाना स्टोर रहता है, वही है ये एंडोस्पर्म। ठीक है, वही है ये एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म जो होती है इसमें भोजन संचित होता है, तो यहीं पर बीज का भोजन होता है। तो लिखेंगे भोजन संचय का काम कहाँ होता है? यहीं पर। तो यहाँ पर बीज अपना भोजन संचय करता है। ठीक है, तो एक बीज के अंदर जो भोजन का संचय होता है, फूड स्टोर होता है, वो कहाँ? तो आप बताएंगे ये होता है एंडोस्पर्म में। तो एक एंडोस्पर्म के अंदर ही बीज का खाना संचित रहता है। इसी संरचना में बीज अपना भोजन संचित करता है। और तीसरी संरचना होती है सीड कोट। तीसरी संरचना है सीड कोट। बीज क्या बोलेंगे? आवरण। बीज आवरण, सीड कोट यानी बीज आवरण। तो ये जो बीज है ना, इसके चारों तरफ एक आवरण होता है, ऐसे एक खोल के अंदर रहता है ये, ऐसे करके। तो इसी को कहा जाता है बीज कोट, बीज आवरण। ये बीज कोट टूटेगा तभी उससे एक छोटा सा पौधा निकलेगा। ठीक है, तो समझ में आई बात? तो ये तीनों संरचनाएं बीज से संबंधित हैं, देखो। ठीक, क्लियर? कुछ प्लांट्स में फ्रूट नहीं लगते बेटा, बताया था ना मैंने आपको। जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी पौधे, उनके अंदर केवल बीज ही बीज बनता है, वो पूरा फल में मॉडिफाई नहीं हो पाता, क्योंकि वहां पर फूल का निर्माण नहीं होता। क्योंकि फूल जहां आएगा, फूल के भागों के रूपांतरण से तो ही क्या बनेगा? फल बनेगा। ऐसे पौधे जिनमें कभी फल नहीं लगते, तो उनके अंदर कभी फूल नहीं आते, तो फूल मॉडिफाई होकर फल नहीं बना पाता। ये रीजन होता है। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? पेरिकार्प को। बेटा इसको पेरिकार्प ही कहते हैं, हिंदी में इसको पेरिकार्प ही कहा जाता है, पेरिकार्प। ठीक है, पेरिकार्प ही इसको हिंदी में कहते हैं। चले अब आगे। तो भाई इतनी चीजें थी जो आप लोगों को दीदी आप अपने अलग अलग बोलना चाह रहे हैं शायद।
चलो आ जाओ भाई। तो ये चीजें थी जो आप लोगों को पढ़नी थी, ये चीजें थी जो आप लोगों को समझनी थी। अब हम चल रहे हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी में इतने पॉइंट्स थे जो आपको पढ़ने थे। अच्छा, एक चीज और पूछी जा सकती है कि जब एक बीज उगता है, जब एक बीज जर्मिनेट होता है, तो उसको जर्मिनेट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर की जरूरत होती है। तो भाई जब कोई पौधा जमीन के अंदर से ग्रो करेगा, जब कोई पौधा जमीन के अंदर उगेगा, तो उसको उगने के लिए कुछ फैक्टर की जरूरत होगी। क्या क्या? तो बीज अंकुरण के लिए, बीज जब अंकुरण करेगा, बीज अंकुरण के लिए जरूरी या आवश्यक कारक। तो बीज अंकुरण के लिए कौन कौन सी चीजें हैं जो जरूरी हैं, ठीक है। तो लिखेंगे इंपोर्टेंट फैक्टर, इंपोर्टेंट फैक्टर फॉर सीड जर्मिनेशन। तो सीड जब जर्मिनेट करेगा तो उसको किस किस चीज की जरूरत होती है। तो आप बताएंगे भाई जब बीज कोई जर्मिनेट करता है तो उसको चाहिए उचित मात्रा में पानी। क्या चाहिए भाई? उचित मात्रा में पानी व नमी, ठीक है। उचित मात्रा में पानी चाहिए उसको और नमी, ठीक है। तो देखो, यानी कि उसको राइट अमाउंट में क्या चाहिए बेटा? आप बताएंगे राइट अमाउंट ऑफ वाटर एंड मॉइस्चर, अमाउंट ऑफ वाटर एंड मॉइस्चर। उसको चाहिए उचित मात्रा में पानी और नमी। भाई जब एक बीज आपने जमीन में बोया है तो उसमें जब उसको बोते हो तो उसको पानी भी देते हो, थोड़ा पानी भी डालते हो वहां, जिससे बीज तक मॉइस्चर पहुंचे। क्यों पहुंचे मॉइस्चर? जिससे उसका जो कोट है, सीड कोट, वो टूट जाए, गल जाए और पौधा जो है उससे एक नया पौधा निकल आए बीज से। दूसरा है तापमान, उसको उचित तापमान भी चाहिए बेटा, सही टेम्परेचर भी उसको चाहिए। कितना टेम्परेचर चाहिए? लगभग 27 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर पर बीज अच्छे से जर्मिनेट करते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है मिट्टी का या बहुत कम टेम्परेचर है मिट्टी का, वहाँ भी जर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, उचित टेम्परेचर चाहिए उसको। तीसरी चीज़ है आर्द्रता, ठीक है, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, यानी कि मिट्टी के अंदर जो ह्यूमिडिटी है, मिट्टी के अंदर जो वाष्पन की क्रिया है, या मिट्टी के अंदर जो बेसिकली नमी इसको मान सकते हैं हम, ये अच्छी होनी चाहिए। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो एक बीज के जर्मिनेशन को इफेक्टिव करते हैं, ठीक है। बनाना में बीज होते हैं बेटा, बनाना के बीच में काला काला तुमने देखा होगा, वो उसके बीज ही होते हैं। मैंने ये बात आपको बहुत बार बता दी है। तो भाई ये चैप्टर हो गया खत्म। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? पादप ऊतक की। तो हेडिंग डालेंगे पादप ऊतक, हेडिंग डालेंगे, अगला चैप्टर है पादप ऊतक, प्लांट टिश्यू, हेडिंग डालेंगे प्लांट टिश्यू। पादप ऊतक की आज हम बात करेंगे। तो पादप ऊतक से बहुत कुछ ज्यादा क्वेश्चन आपको बनकर नहीं आते हैं पेपर में, फिर भी मैं आपको एक चार्ट है पादप ऊतक का वो बता देती हूँ और उसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देती हूँ। तो भाई पादप ऊतक की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है कि मैम ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, टिश्यू स्टडी को क्या कहा जाता है। जब हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं तो ऊतक अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऊतक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो जब हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं भाई हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं बेटा? हिस्टोलॉजी। ऊतकों के अध्ययन को कहते हैं हिस्टोलॉजी, ठीक है। तो हिस्टोलॉजी कहा जाता है ऊतकों के अध्ययन को, हिस्टोलॉजी होता है ऊतकों का अध्ययन, ठीक है। अब मैम ऊतक दोनों में होते हैं, पादप में भी जंतु में भी, बिल्कुल सही बात। तो आप लोग बताएंगे कि मैम ऊतक वैसे होते क्या हैं, ये बताओ ऊतक होते क्या हैं। तो आप लोगों को कभी भी पूछे कि जो ऊतक होते हैं, जो टिश्यू होते हैं, मैम ये क्या होते हैं, तो आप बताना हमारे शरीर में या पौधों के शरीर में, हमारा शरीर की बात कर लो या पौधों के शरीर की बात कर लो, जब भी एक जैसी कोशिकाएं आपस में जुड़ेंगी तो बनाएंगी ऊतक। तो ऊतक क्या होते हैं? समान कोशिकाओं का समूह। आप बताएंगे समान कोशिकाओं का समूह, ठीक है। जब एक जैसी कोशिकाएं आपस में आकर जुड़ जाती हैं तो उसी को कहते हैं ऊतक।
समान कोशिकाओं का समूह। ठीक है, तो समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं हम? ऊतक कहते हैं। तो ऊतक क्या होता है भाई? समान कोशिकाओं का समूह है ऊतक। तो लिखेंगे ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। तो जो सिमिलर सेल होती हैं उनके ग्रुप को ही कहा जाता है ऊतक, यानी कि टिश्यू। तो समझ में आ गई बात? ऊतकों के अध्ययन को कहते हैं हिस्टोलॉजी। ऊतक क्या होते हैं? ऊतक समान कोशिकाओं का समूह है, यानी एक जैसी कोशिकाएं आपस में आकर इकट्ठा हो जाएंगी और उसी को कहेंगे फिर हम ऊतक। ठीक है, चलो अब हम आगे बात करते हैं, है ना। हाँ जी, समान कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। तो मैम पादपों में कितने ऊतक होते हैं, अब हमें आप ये बताएं। तो पादप ऊतक का मैं अब बनाने वाली हूँ चार्ट। पादप ऊतक का अब मैं बनाने वाली हूँ चार्ट। अब हम बात करेंगे प्लांट टिश्यू की। तो प्लांट टिश्यू जो होते हैं इनके बारे में बात करेंगे। तो पादपों में ऊतकों को दो भागों में बांटा गया है। जो पादप होते हैं इनके शरीर में दो प्रकार के ऊतक होते हैं। कौन कौन से? एक है मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक, जिसको बोलते हैं विभ्यजोतक, विभ्यजोतक, ठीक है, विभ्यजोतक। एक है विभ्यजोतक, ठीक। और दूसरे होते हैं प्यारे बच्चों परमानेंट, दूसरे हैं परमानेंट, दूसरे हैं परमानेंट यानी कि स्थायी। तो हम ऊतक को, जो ऊतक की अगर बात करें तो पादपों में दो प्रकार के ऊतक होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट, विभ्यजोतक और स्थायी। अच्छा मैम, जो विभ्यजोतक होते हैं ये कैसे टिश्यू, कैसे ऊतक होते हैं? तो बेटा ये करते हैं विभाजन। तो आप बताएंगे विभाजन की क्रिया करते हैं, इनमें विभाजन होता है, ये विभाजन की क्रिया करते हैं बेटा, यानी ये लगातार क्या करते रहते हैं? डिवाइड होते रहते हैं। यानी एक कोशिका से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, पांचवी, छठी, ये इनकी कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हैं। तो आप बताएंगे यहाँ पर होता रहता है डिवीजन। तो ये क्या करते हैं? ये डिवीजन करते रहते हैं, विभाजन करते हैं। ठीक मैम, ये क्या करते हैं? बेटा ये विभाजन नहीं करते। तो इनमें लिखेंगे कि यहाँ पर विभाजन नहीं होता, तो ये विभाजन नहीं करते। ठीक है, ये विभाजन नहीं करते हैं। क्लियर? तो लिखना नॉट डिवाइडेड, ये डिवाइडेड नहीं होते हैं, ये विभाजन नहीं करते हैं। दोनों में अंतर समझ में आ गया? ये विभाजन करते हैं, वो विभाजन नहीं करते हैं। ठीक, अब मैम ये कितने प्रकार के होते हैं? ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं ये कितने प्रकार के हैं? तो ये है 3 प्रकार के, ये होते हैं 3 टाइप्स के। कौन कौन से हैं? एपिकल, ठीक है, एपिकल, बहुत रेयरली क्वेश्चन आता है, नहीं आता ज्यादा क्वेश्चन, एपिकल। दूसरा है बेटा इंटरनोड, दूसरे हैं इंटरनोड या इंटर कैलरी, इंटर कैलरी, इंटर कैलरी, ठीक है, दूसरे हैं इंटर कैलरी। मध्य ऊतक बोलते हैं जिसको, मध्य ऊतक, इंटर कैलरी मध्य ऊतक। और तीसरे हैं लैटरल, तीसरे हैं भाई लैटरल टिश्यू। लैटरल बोले तो इनको कहते हैं हम लोग पार्श्व ऊतक, इनको कहते हैं पार्श्व, पार्श्व ऊतक है ये। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी पूछेगा कि शीर्ष ऊतक, मध्य ऊतक, पार्श्व ऊतक, ये कौन से ऊतक के प्रकार हैं, आप बताना मेरिस्टेमेटिक के यानी विभ्य ऊतक के। ठीक है, अब इनकी बात करते हैं, यहां से आता है क्वेश्चन। बेटा जो परमानेंट टिश्यू हैं इनको बांटा गया है 2 भागों में। कौन कौन से भागों में? तो ये 2 होते हैं सिंपल यानी कि सरल, ठीक है, और दूसरे होते हैं जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स, दूसरे हैं कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल। ठीक है, दूसरे होते हैं जटिल। तो सिंपल और जटिल ये किसका भाग होते हैं? आप बताएंगे ये परमानेंट टिश्यू का भाग होते हैं। तो पादप ऊतकों को 2 भागों में बांटा है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लगातार डिवाइड होते रहते हैं, एक कोशिका से 2, 2 से 3 ऐसे विभाजन करेंगे, ये विभाजन नहीं करते। ये 3 प्रकार के हैं, एपिकल, इंटर कैलरी और लैटरल, है ना। और ये 2 प्रकार के हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स।
भाई इनको आगे भी बांटा गया है, सिंपल को भी बांटा गया है 3 भागों में और कॉम्प्लेक्स को भी बांटा गया है 2 भागों में। तो आओ अब मैं आपको सिंपल और कॉम्प्लेक्स की ही कहानी बताती हूँ। अगर हम बात करते हैं सिंपल की, तो मैम सिंपल को कितने भागों में बांटा है, सरल को कितने भागों में बांटा है, आप बताना। सरल को बांटा है भाई 3 भागों में, और मैम कॉम्प्लेक्स को कितने भागों में बांटा है, तो बताओगे 2 भागों में। तो जो जटिल हैं इनको बांटा गया है 2 भागों में। सिंपल जो होते हैं इनके कौन कौन से 3 भाग हैं, तो पहले नंबर पर है पैरेन्काइमा, पहले नंबर पर है पैरेन्काइमा, हिंदी में बोलते हैं मृदुल ऊतक, ठीक है, मृदुल ऊतक, हिंदी में बोलते हैं मृदुल ऊतक, ठीक। दूसरे नंबर पर है कोलन काइमा, दूसरे नंबर पर है कोलन काइमा, ठीक है, यानी कि इनको कहा जाता है स्थूल कोण, स्थूल कोण ऊतक, इनको कहते हैं स्थूल कोण ऊतक, ठीक है। और तीसरे नंबर पर होते हैं स्क्लेरन काइमा, स्क्लेरन काइमा, तीसरे नंबर पर है स्क्लेरन काइमा, यानी दृढ़ ऊतक, इनको कहते हैं दृढ़ ऊतक। तो ये 3 प्रकार के ऊतक हैं जो आपके सिंपल के भाग होते हैं। अब इन्हीं से प्रश्न आता है आपको, आपको पूछेगा कि पौधों के अंदर भोजन संचय का काम कौन से ऊतक कर रहे हैं। तो भाई आप पहले इनको लिख लो, फिर इनका काम बताऊंगी एक एक करके। जटिल जो होते हैं ये 2 भागों में बटे हुए हैं, आपने इनके बारे में पढ़ लिया है, जाइलम पढ़ा था आपने और फ्लोएम पढ़ा था आपने। तो जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं ये होते हैं प्यारे बच्चे, जाइलम और फ्लोएम ये होते हैं आप लोगों के कॉम्प्लेक्स टिश्यू, यानी पौधों में पाए जाने वाले कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ये हैं जाइलम, ठीक है। अब 1-2 दिन की क्लास और बची हुई है, फिर खत्म आपकी बायोलॉजी। सैतूत में बीज होते हैं, सैतूत को बड़े ध्यान से देखना, बाहर की तरफ काला काले 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 बिंदी बिंदी सी होती है, वो उसके बीज ही होते हैं बेटा, ठीक है, समझ में आ गई बात, वो उसके बीज होते हैं। हाँ आ जाओ, अब आगे बात करेंगे। तो पेपर में आएगा सिंपल 3 तरीके के हैं, मृदुल ऊतक, स्थूल कोण ऊतक, दृढ़ ऊतक। तो मृदुल ऊतक क्या काम करते हैं, तो आइए बात करते हैं एक एक करके। तो पहले नंबर पर लिखेंगे हम लोग पैरेन्काइमा। तो बेटा जो पैरेन्काइमा होते हैं ना, पैरेन्काइमा जो होते हैं, जो मृदुल ऊतक होते हैं, ये पौधों में भोजन संचय का कार्य करते हैं। तो लिख लेंगे इनका काम क्या करते हैं, भोजन संचय करते हैं, भोजन संचय। अगर क्वेश्चन बना तो यही बनेगा कि कौन से ऊतक हैं जो पौधों में भोजन संचय करते हैं, तो ये करते हैं भाई मृदुल ऊतक, फूड स्टोर्ड करते हैं पौधों के अंदर। और पौधों में जो भोजन का संचय होता है वो किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में, ठीक है, स्टार्च के रूप में होता है, यानी कि स्टार्च जिसको हम मंड भी बोलते हैं, हिंदी में मंड लिख लेना। तो स्टार्च और मंड के रूप में पौधों के अंदर क्या होता है, भोजन का संचय। तो पौधों के अंदर भोजन का संचय करते हैं कौन, आप बताएंगे पैरेन्काइमा। दूसरे नंबर पर है कोलनकाइमा। तो जो कोलनकाइमा होते हैं ना, ये क्या करते हैं, इनको बोलते हैं स्थूल कोण, स्थूल कोण ऊतक बोलते हैं इनको, स्थूल कोण। ये क्या करते हैं बेटा, ये पौधों में लचीलापन देते हैं, और ये पेपर में आता है कि पौधों को लचीलापन कौन से ऊतक देते हैं, तो ये पौधों को लचीलापन देते हैं, ठीक है। तो पादपों को क्या करते हैं बेटा, लचीलापन देते हैं, पौधों को लचीलापन देते हैं, फ्लैक्सिबिलिटी देते हैं। तो पौधों के अंदर जो फ्लैक्सिबिलिटी देने का काम कर रहे हैं वो यही टिश्यू है। तो फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम करते हैं पौधों को, लचीलापन। भाई पौधे ऐसे ऐसे झूलते रहते हैं, फिर ऐसे सीधे हो जाते हैं, ऐसे ऐसे, तो लचीलापन कौन दे रहा है, यही। तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा क्या करते हैं, इनको कहा जाता है दृढ़ ऊतक। तो देखो दृढ़ मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है, ये दृढ़ ऊतक है ये। तो ये पौधों को मजबूती या यांत्रिक शक्ति देते हैं। यांत्रिक शक्ति देने वाले पादप ऊतक कौन से हैं, तो बताना, ये होते हैं स्क्लेरेन्काइमा, यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं, ठीक है। यानी कि जब आंधी तूफान आती है तो पौधा जब खड़ा रहता है, टूटता नहीं है, उसको मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं ये। तो पौधों को मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करते हैं।
मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं पौधों को। तो ये पूछेगा कि पौधों को मैकेनिकल सपोर्ट या पौधों को यांत्रिक शक्ति देने वाले पादप ऊतक कौन से हैं? स्क्लेरेनकाइमा। बेटा ये स्क्लेरेनकाइमा ना, इनमें से इनका एक और पॉइंट पूछा जाता है कि जो नारियल की भूसी होती है वो कौन सा ऊतक है? नारियल की भूसी बेटा, नारियल की जो भूसी होती है, जब आप नारियल को छीलते हो तो उससे बहुत सारी भूसी निकलती है जिसको कहते हैं हस्क ऑफ कोकोनट। तो वो यही वाले ऊतक होते हैं। तो नारियल की भूसी में कौन से ऊतक होते हैं? स्क्लेरेनकाइमा ऊतक होते हैं। नारियल की भूसी तुमने कई बार देखी भी है। नारियल को जब हम छीलते हैं तो देखो, नारियल को छीलने पर ऐसे बहुत सारा भूसा सा निकलता है, कबाड़ सा निकलता है। तो ये होती है हस्क ऑफ कोकोनट, ये है नारियल की भूसी। तो ये कौन से टिश्यू हैं? ये स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है, ये स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू होते हैं। ठीक है, तो नारियल की जो भूसी है उसमें कौन से ऊतक है? स्क्लेरेनकाइमा। ठीक, अब ये जो स्क्लेरेनकाइमा है ना, ये स्क्लेरेनकाइमा या जो ये आप लोगों के दृढ़ ऊतक होते हैं, इनका इस्तेमाल रस्सी बनाने में भी किया जाता है। तो कई बार पूछ सकता है कि कौन से पौधे हैं हम जिनका इस्तेमाल रस्सी बनाने में करते हैं। तो इनका इस्तेमाल हम लोग रस्सी बनाने में भी करते हैं, रस्सियां बनाने में। ठीक है, रस्सियां बनाई जाती हैं इनकी। ठीक है, इन ऊतकों की रस्सियां बनाई जाती हैं, रोप्स बनाते हैं हम, रोप्स, रस्सियां बनाते हैं बेटा, रोप्स। ठीक है, और इन्हीं से हम ब्रश भी बना सकते हैं, जो ब्रश करते हैं, टूथ ब्रश। तो नारियल की भूसी और रस्सियां जो हैं ये पूछी जाती हैं। आप बता देंगे ये किससे बनती है? स्क्लेरेनकाइमा से। और प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को जो जाइलम और फ्लोएम है इनके बारे में बता ही दिया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि जाइलम करता है जल का स्थानांतरण, है ना, जल को मिट्टी से जल का स्थानांतरण करेगा। यानी कि मिट्टी को, जो मिट्टी के अंदर पानी है, उस पानी को पूरे पेड़ तक, ऊपर तक ले जाएगा जाइलम। और ये क्या करेगा फ्लोएम? ये करता है भोजन का स्थानांतरण, ये करता है भोजन का स्थानांतरण। ठीक है, तो ये करता है भोजन का स्थानांतरण। क्लियर? तो आओ अब हम आगे बात करते हैं। आगे क्या बात करनी है? इनका एक फोटो दिखा देती हूँ, जाइलम और फ्लोएम का। तो जाइलम और फ्लोएम कैसे काम करते हैं देखो। ये है प्यारे बच्चे जाइलम और ये है प्यारे बच्चे फ्लोएम। तो जाइलम पानी को ऊपर की तरफ को ले जाएगा, देखो ऐसे ऐसे पौधों के ऊपर की तरफ को लेके जाएगा। और ये है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम दोनों तरीके से काम कर सकता है, ऊपर भी जा रहा है खाना और नीचे भी आ रहा है। तो फ्लोएम दो तरीके से काम करता है बेटा, ये आपको पूछ सकता है। फ्लोएम दो तरीके से काम कर रहा है। फ्लोएम खाने को ऊपर भी ले जा सकता है और ऊपर से नीचे भी लेके आ सकता है। जबकि जो जाइलम है ये केवल ऊपर को ही चलते हैं। जाइलम में जो पानी है वो केवल ऊपर को ही चढ़ेगा ऐसे, जबकि फ्लोएम में ऊपर को भी चढ़ेगा और नीचे को भी आएगा। तो फ्लोएम ऐसे टिश्यू हैं जो दो तरीके से काम कर सकते हैं, ऊपर नीचे दोनों तरीके से। ये फोटो दे देता है पेपर में आपको, ऐसे भी पूछ लेता है। और जो जाइलम है वो ऊपर को ही जाएंगे, सिर्फ वन वे काम करता है। ठीक, समझ में आ गई बात? ठीक है, तो अब भाई टाइम हो चला है। अब आप लोगों को कल की क्लास में मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम करा दूंगी। बोटनी से इतना ही है। एक प्लांट हार्मोन और बचा है जहां से आपको क्वेश्चन नहीं आते। ये प्लांट हार्मोन के जो क्वेश्चन है मैं आप लोगों को जब मैराथन आपकी चलेंगी वहां से क्वेश्चन इंक्लूड कर लूंगी और वहां आप लोग इनको कर लेंगे, तो वहां से ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपको पढ़ाया जाए। तो अब हम लोग करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात। तो कल की क्लास में, तो मंडे से पॉसिबिलिटीज है कि आपकी केमिस्ट्री या फिजिक्स की क्लासेस जो हैं वो शुरू हो जाएंगी। ठीक है, चलो तो आ जाओ आगे बात करते हैं। देखिए आप लास्ट में, हाँ जी प्यारे बच्चे, वो जो लास्ट में का सीन है बिल्कुल उसमें मैं ही बैठी हुई हूँ। तो जब उसकी शूटिंग चल रही थी तो हम लोग भी गए थे वहाँ, वो सीन हमारे सामने ही शूट हुआ था। ठीक, तो चलो ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।